हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक और टॉपिक के साथ हम लोग फिर से आप लोगों के साथ हैं, है ना। आप लोग पढ़ रहे हैं साइंस विद चित्रा मैम। अभी हम जो एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है आनुवंशिक रोग। उसका नाम है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? आनुवंशिक रोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज। इंग्लिश में इनको बोला जाता है जेनेटिक डिजीज। यानी कि क्या होती हैं जेनेटिक डिजीज? तो देखिए, क्या होता है जेनेटिक डिजीज? ऐसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से उससे आगे वाली पीढ़ी में, उससे आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाली बीमारियों को क्या बोला जाता है? आनुवांशिक डिजीज बोला जाता है। क्लियर है? आनुवांशिक डिजीज क्या होती है? जैसे दादा, जैसे परदादा से दादा को थी, दादा से पापा को थी, पापा से बेटे को हो गई, बेटे से उसके बेटे को हो गई, है ना। इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है? आनुवांशिक डिजीज बोला जाता है ना। देखो, जो बीमारियां नहीं होती, अब जैसे कोई कुछ क्वालिटीज भी तो होती है, उन क्वालिटीज को भी अगर कोई क्वालिटी आ रही है तो क्या उसको भी जेनेटिक डिजीज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। डिजीज मतलब बीमारी, कोई बीमारी अगर ट्रांसफर हो रही है तो हो गया जेनेटिक डिजीज, वरना जेनेटिक कैरेक्टर्स उनको बोला जाता है। जैसे किसी के फादर का कुछ स्पेशलाइजेशन था, जैसे उनकी आईज ब्राउन थी तो उनके बेटे की भी आईज ब्राउन है, ठीक है। ऐसे ही उसके बेटा हुआ, उसकी भी आंखें ब्राउन है। तो ये क्या है? ये कोई बीमारी थोड़ी हुई, ये तो कोई करेक्टर हो गया, है ना। बीमारी जो होती है उसको बोला गया डिजीज। ऐसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हुई, उससे दूसरी पीढ़ी में हुई, फिर उससे आगे जाके पीढ़ी में हुई, है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? आनुवांशिक डिजीज। उनको क्या बोला जाएगा? आनुवांशिक डिजीज। अभी आनुवांशिक डिजीज होती, अब देखो आनुवांशिक है तो किसी ना किसी वजह से होंगी। किस चीज से वजह से होती है? तो जो जीन्स ट्रांसफर होते, जो जीन एक दूसरे के अंदर जाते हैं, जो जीन ट्रांसफर होते हैं उसके थ्रू ये बीमारियां होती है। जीन कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? तो क्रोमोसोम्स, ये बताया था हमने, है ना। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। तो यानी कि जो हमारी आनुवांशिक डिजीज है उसके अंदर हम लोग किस चीज का जिक्र करने वाले हैं? तो कुछ क्रोमोसोम्स का, क्या सारे क्रोमोसोम्स का डिजीज करने वाले हैं। पर सोचने वाली बात है, क्या क्या सभी डिजीज के अंदर हम क्रोमोसोम्स का जिक्र करेंगे? भाई देखो, ऑब्वियसली अगर आनुवांशिक रोग है, और आनुवांशिक की का मतलब ही क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स ही ट्रांसफर होते हैं, है ना। उसी के थ्रू करेक्टर्स आते, उसी के थ्रू करेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जीन होगा जो किसी ना किसी क्रोमोसोम्स पर होगा, और ये क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं, इन्हीं में ही बीमारियां तो गड़बड़ी होगी, कोई अच्छा तो होगा नहीं, है ना। कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, तो क्रोमोसोम्स में जो गड़बड़ियां होती हैं ना, उसी से बीमारियां हो जाती हैं, और फिर वो ये आगे जाके ट्रांसफर होनी शुरू होती है। इसी को बुलाता है जेनेटिक डिजीज। अब देखो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स मैंने आपको बताया था पेयर्स में होते हैं। किसमें होते हैं? पेयर्स में होते हैं, है ना। कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स हो गए तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल कितने हो गए? तो ये हो गया 46। टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, है ना। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सबको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ऑटोसोम और ऑलोसोम। ऑटोसोम और ऑलोसोम, ऑटोसोम और एलोसोम, ठीक। अब ये मैंने क्यों जिक्र किया यहाँ पर? क्योंकि ये चीजें हम लोग इन बीमारियों में पढ़ेंगे, फिर वहां पर भी मैं आपको डिटेल बताऊंगी। तो पढ़ने से पहले ही क्रोमोसोम्स का, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा जिक्र सिर्फ यहाँ पर कर लेते हैं कि ऑटोसोम्स और क्रोमोसोम्स
में क्या डिफरेंस मैंने आपको बताया था। जो ऑटोसोम्स थे, देखो टोटल 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स के अंदर होते हैं। सिर्फ एक पेयर होता है जो एलोसोम्स में आता है ना, एक पेयर होता है जो एलोसोम के अंदर आता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, एक्स और वाई। बाकी सारे एक्स एक्स वाले पेयर्स किसके अंदर होते हैं, ऑलोसोम के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, ऑटोसोम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जितने भी सेक्सुअली जो प्रॉब्लम होगी, यानी कि जेंडर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो कौन से वाले क्रोमोसोम्स में आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका एलोसोम वाले के अंदर। ठीक है ना। और अगर कोई ऐसी बीमारी है जो किसी में भी हो सकती है, लड़के में भी हो सकती है, लड़की में भी हो सकती है, दोनों में होने के चांसेस हैं, वो बीमारियां किसके अंदर आ जाएंगी, ऑटोसोम्स के अंदर। वो बीमारियां किसके अंदर आ जाएंगी, ऑटोसोम्स के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो 22 पेयर्स है ना, इसके अंदर जो 22 पेयर्स हैं ये कॉमन होते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर होने वाली जितनी भी बीमारी हैं वो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं। ठीक है ना, दोनों में हो सकती है, मेल को भी हो सकती हैं और फीमेल को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है। लेकिन ये वाली ऑटोसोम जो बीमारी है ना, ये किसी एक को होगी, ये किसी एक को होगी। एक को मतलब है, देखो यहाँ पर डिपेंड है, अगर एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई है तो मेल फीमेल में है ना, उससे रिलेट कर जाएगा। ये जो बीमारी है ना, ये ऐसी बीमारियां दोनों में हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसी बीमारी हैं जो मेल वाली बीमारी सिर्फ मेल में ही हो सकती है, फीमेल वाली बीमारियां सिर्फ फीमेल में ही हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं वो है एक्स और वाई। वो कौन से पेयर्स हैं, वो है एक्स और वाई। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी ऐसी कैसी है जो मेल फीमेल के अंदर ही होती है सिर्फ, और ये वो बीमारियां हैं जो मेल में भी हो सकती हैं, वही सेम बीमारी फीमेल में भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेल प्लस फीमेल लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और क्यों है, वो इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के 22 पेयर्स हैं वो कॉमन होते हैं, है ना। लेकिन इसके अंदर जो एक पेयर है जो मेल और फीमेल को डिफाइन करता है, डिफाइन का मतलब है उसका जेंडर फिक्स करता है, वो कौन सा होता है, एलोसोम होता है। इसीलिए जो एलोसोम वाले क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होती है ना, वो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो या मेल के अंदर है तो सिर्फ मेल में ही होगी, वही सेम प्रॉब्लम फीमेल में नहीं होगी। फीमेल में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम का मतलब है कोई और बीमारी जिसका कुछ और नाम होगा। ठीक है, वही सेम नहीं होगी। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ आनुवांशिक रोग। कुछ आनुवांशिक रोग, कौन कौन से आनुवांशिक रोग हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखो हम लोग पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस, हिंदी में इसको बोला जाता है वर्णांधता। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हीमोफीलिया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हीमोफीलिया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। एक है डाउन सिंड्रोम। एक है डाउन सिंड्रोम और एक है पटाओ सिंड्रोम। ये चारों बीमारियां सिंड्रोम्स बीमारियां, इनके आगे सबके आगे क्या लिखा हुआ है, सिंड्रोम्स सिंड्रोम्स करके लिखा हुआ है ना। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, है ना, और पटाओ सिंड्रोम। ठीक है, क्या है ये, तो इन सब की डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। देखो यहाँ पर एक ऐसी बीमारी है जो हम जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसने मेरी ब्लड वाली क्लास देखी होगी ना, वो बहुत आराम से पहचान जाएगी कि कौन सी बीमारी है और इस बीमारी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं क्या नहीं। ठीक है, सबसे पहली बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। हिंदी में इसको बुलाता है वर्णांधता। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, तो हिंदी में इसको बोला जाता है वर्णांधता।
क्या होती है इसके अंदर बीमारी? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, कलर का मतलब हो गया रंग। कौन कौन से रंग? ग्रीन, और जो कलर है उसी से लिखेंगे रेड, यानी कि लाल। लाल और हरा कलर, है ना? लाल और हरा कलर, इन दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? ना दिखना, कोई चीज ना दिखना। क्या नहीं दिखना? कलर ब्लाइंडनेस। कौन से कलर? ग्रीन और रेड, है ना? अब रिलेट हो गया, नाम से ही है कलर ब्लाइंडनेस। नाम से ही पता चल रहा है कलर ब्लाइंडनेस क्या बीमारी है, क्या बीमारी नहीं है। कलर का मतलब कोई रंग है। कौन से रंग है? ग्रीन रेड। देखो यहाँ पे ग्रीन रेड ही क्यों लिए हैं? हमारे मेन 3 कलर होते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। ये तीनों के तीनों कलर, जितने भी कलर बने हैं ना, सारे इन तीनों को मिलाकर ही कोई ना कोई कलर बनता है। ठीक है? हाँ, तो इन तीनों को मिलाकर ही कोई ना कोई कलर बनता है। तो ये इन 3 में से जो 2 कलर में दिक्कत आ जाती है, उनको बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। ब्लू में भी आती है, बहुत कम आती है। हाँ, ब्लू कलर में इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन रेड में और ग्रीन में आती है। क्यों आती है वो भी मैं बताऊंगी अभी, आगे पढ़ेंगे। अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। कलर ब्लाइंडनेस क्लियर हुआ? कलर ब्लाइंडनेस। अब देखो, दिखने से प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है? कौन से ऑर्गन है? तो भाई आंखों में दिक्कत है। दिख नहीं रहा है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो मतलब कहाँ पर प्रॉब्लम है? आंखों में दिक्कत है। आंखों में दिक्कत है तो क्या दिक्कत है? देखो, हमारी आईज में, हमारी आईज में 2 सेल्स होती हैं। एक सेल होती है रोड सेल और एक होती है कोन सेल। एक होती है रोड सेल और एक होती है कोन सेल। ये 2 सेल हमारी आईज में पाई जाती हैं। ये जो रोड सेल है ना, किससे रिलेटेड होती है? तो ये लाइट से रिलेटेड होती है ना? हमारी आंखों में लाइट पड़ती है तो हमें चीजें दिखाई देती हैं, है ना? लाइट पड़ते ही हमें चीजें दिखाई देती है। और कौन सी किस कलर की है, वो कौन सी सेल बताती हैं? तो वो कौन सेल बताती हैं। ऐसा हो सकता है कमरे में कि लाइट जला दी और हमें फिर भी अंधेरा दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो हमारी रोड सेल में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो हमारी रोड सेल में प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके अंदर लाइट है तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? हमें ब्लैक एंड व्हाइट कैसा दिखता है? तो इसी सेल की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि कोई कलर ही नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट कोई कलर में नहीं आता है। लाइट जल गई तो व्हाइट दिखा, है ना? व्हाइट व्हाइट हर जगह हुआ, तो जिसका जो ओरिजिनल कलर था, जैसे कि जिस आप लोग हैं, आप मुझे देख रहे हैं, लाइट जल रही है, मैं लाइट बंद कर दूं तो आप लोग मुझे देख नहीं पाएंगे। लाइट जलेगी, व्हाइट कलर की लाइट आपके सामने आएगी, आपको लाइट दिखी। लाइट दिखते ही आपकी कौन सेल ने आपको वो कलर दिखा दिया कि भाई मैम किस किस कलर से क्या क्या वर्ड लिख रही है ना? मैम किस किस कलर से क्या क्या वर्ड लिख रही है, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। तो रोड सेल लाइट का काम करता है। लाइट का काम करता है मतलब, अगर लाइट जली है तो बताता है कि भाई लाइट जली है, तो लाइट का जो कलर है वो दिखाता है। लाइट बंद होगी तो ब्लैक कलर होगा, लाइट जल जाएगी तो व्हाइट, है ना? लेकिन जहां पर है, अगर आप कुछ स्पेसिफिक कोई कलर देख रहे हैं तो वो कौन दिखाएगा? आपका कौन सेल दिखाएगा। वो कौन दिखाएगा? तो वो कौन सेल दिखाएगा, कोई भी कलर, है ना? कोई भी कलर। अब यहाँ पर जो कौन सेल होती हैं वो भी आपकी 3 टाइप की होती हैं। ये जो कौन सेल होती है ना, ये भी आपकी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है एस, एक होती है एम और एक होती है एल। एस, एम और एल। ठीक। अब एस, एम, एल पढ़ने से पहले आप ये देखो, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे थोड़ा सा और बड़ा बना देती, कुछ रेज बना देती हूँ मैं। इस तरीके से मैंने कुछ वेवलेंथ बनाई है ये, ठीक है ना? वी आई पी जी
वाई ओ और आर। इसको लिखने का क्या मतलब है? क्या वर्ड लिखा है? मैंने लिखा है विबग्योर। मैंने क्या लिखा है? विबग्योर। ठीक, ये वाला जो कुछ पार्ट है ये है स्मॉल। ठीक, ये वाला जो पार्ट है ये है मीडियम, और ये है आपका लार्ज। ये क्या है आपका? लार्ज। यहाँ पर जो मैंने लिखा है, अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर SML, S मतलब स्मॉल, M मतलब मिडल या मीडियम, L फॉर लार्ज, मीडियम या फिर मीडियम। ठीक है, ये हैं कौन सेल्स हमारी जो हमें कलर्स दिखाती हैं। मेन कौन से कलर्स होते हैं? तो भाई 3 होते हैं। कौन कौन से? ब्लू, रेड और ग्रीन। ठीक है, रेड कलर यहाँ से शुरू होता है, फिर ग्रीन आता है, और फिर कौन सा आता है? ब्लू कलर आता है ना। यहाँ से रेड, यहाँ पर ग्रीन, और यहाँ पर ब्लू। ये 3 कलर मेन वाले जो प्राइमरी होते हैं, है ना, वो इन 3 कलरों में डिवाइड है। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला कि रेड और ग्रीन कलर ही क्यों इफेक्ट होता है। रेड और ग्रीन कलर इसलिए इफेक्ट होता है क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ पर बहुत क्लोज क्लोज है, पास पास है ना, और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो कैसी होती जा रही है? खुली होती चली जा रही है। तो जो चीज ज्यादा पास पास में है वो कम इफेक्ट होती है, जो ऐसे खुली खुली है ना वो इफेक्ट ज्यादा होती है। इसीलिए रेड और ग्रीन, लार्ज और मीडियम वाली जो वेवलेंथ होती है ना वो इफेक्ट होती हैं। कौन कौन सी होती है? मीडियम और लार्ज वाली। स्मॉल वाली के अंदर कौन सा आते हैं? तो इसके अंदर ब्लू वाले कलर्स आते हैं। ब्लू वाले 3 हैं, वायलेट भी, इंडिगो भी और ब्लू भी है ना। तो ये तीनों इफेक्ट नहीं होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? तो ग्रीन और रेड होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्लू बिल्कुल भी नहीं होता, होता है, कम होता है, होता है, कम होता है। सबसे ज्यादा रेड होता है, फिर हल्का सा ग्रीन होता है, और ब्लू ना के बराबर होता है। बहुत कम इफेक्ट होता है किसमें? कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम के अंदर। क्लियर है? कौन कौन सी 3 सेल? स्मॉल, वेवलेंथ वाली, मिडल और एल। मिडल और एल वाली जो है ये ज्यादा इफेक्ट होती हैं, और जो एस वाली जो है वो ब्लू वाली होती हैं, वो बहुत कम इफेक्टिव होती हैं। क्लियर है? इतना पता चला कि कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या है क्या नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि किसी इंसान के सामने रेड कलर की, ग्रीन कलर की, है ना, ऐसी कोई चीजें आ गई, और उसको अगर कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, तो कलर ब्लाइंडनेस की अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको वो डिफरेंट नहीं कर पाएगा कि अलग अलग कलर्स हैं। उसको समझ ही नहीं आएगा कौन सा ग्रीन कलर है, कौन सा रेड कलर, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा अगर कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम्स होती है किस में होती है? वो मेल्स में होती है। किस में होती है? वो मेल्स में होती है। फीमेल में ना के बराबर होती है। फीमेल्स में अगर मैं देखूं, मेल्स के अंदर ज्यादा होती है, मेल्स में ज्यादा होती है, और फीमेल्स में बहुत कम होती है। फीमेल्स में ये बीमारी बहुत कम होती है, मेल्स में बीमारी ज्यादा होती है। ठीक है, अब अगर आनुवांशिक रोग है तो कोई ना कोई क्रोमोसोम होगा। तो याद रखना इसमें कौन सा वाला क्रोमोसोम होता है? तो एक्स वाला क्रोमोसोम। देखो दोनों हो रही है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। एक ही बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन फीमेल में बहुत ना के बराबर होता है। किसी में होता है ये? तो मेल में ही होता है ज्यादातर। ठीक है, अगर मैं 100% को कंपेयर करूं तो 100 में से 98% मेल में होगा, और 2%, 3% फीमेल में होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो कौन से वाले क्रोमोसोम्स, कौन से वाले क्रोमोसोम्स में इश्यू हो जाएगा? तो कौन से वाले क्रोमोसोम्स? जो एक्स वाले होते हैं, एक्स वाले क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर है? किसके अंदर? कलर ब्लाइंडनेस के अंदर, कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम हो जाती है। देखो ये क्या है? कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। ये है एक नॉर्मल व्यू। जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है उसको ये पैराशूट इस तरीके से दिखाई देगा, सारे में ग्रीनरी है ना, ऊपर वाला रेड कलर है, फिर ये ग्रीन है, फिर रेड, फिर ये येलो सा है ना। लेकिन जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको ये व्यू कैसा दिखाई देगा? देखो रेड कलर तो बिल्कुल ही गायब हो गया, ग्रीन कलर भी गायब हो गया, ये वाला रेड कलर भी गायब हो गया, लेकिन जो येलो है वो येलो ही उसको दिखाई दे रहा है। हल्का सा चेंज है, लेकिन वो बता सकता है कि हाँ ये येलो कलर समथिंग है। ठीक है,
ग्रीन और रेड वाला कलर तो बिल्कुल ही अलग हो गया, देख रहे हो, ग्रीन और रेड कलर बिल्कुल अलग हो गया। ये वाटर कलर, वाटर वाला जो कलर है वो भी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ब्लू कलर वाला शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसमें रेड और ग्रीन का ध्यान रखिए। ब्लू वाला होता है लेकिन बहुत कम होता है। रेड और ग्रीन कलर बिल्कुल चेंज हो गया है ना। येलो कलर फिर भी उसको दिख रहा है थोड़ा बहुत। ये देखो, जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है वो बता सकता है कि इसमें कौन सा नंबर है ना, वो बता सकता है, क्योंकि इसके अंदर देखो कौन कौन से कलर हैं, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, और अंदर ऑरेंज सा कलर है ना, अंदर ऑरेंज सा कलर है। अब ऑरेंज कलर सीधी सी बात है रेड और ग्रीन से मिलकर ही बनेगा, रेड में कुछ कलर ऐड करके बनेगा, हाँ या ना। तो रेड वाले पार्ट में ही आएगा थोड़ा सा। रेड वाले पार्ट में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेड पे ज्यादा इफेक्ट होगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, और कम होते होते ब्लू पर सबसे कम है। तो रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन, ये जो 4 कलर्स है ना, इन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और इन पर भी लिखा हुआ है विबग्योर नाम से। विबग्योर, वी से वायलेट कलर, आई से इंडिगो, बी से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड कलर, ठीक है। अब देखो ये वाली जो इमेज है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है वो आराम से बता सकता है। पहली वाली फिगर के अंदर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा नंबर है। नीचे वाली में तो फिर भी क्लियर है, क्योंकि नीचे वाली के कलर थोड़े डार्क है, ऊपर वाली के लाइट है। इसका तो कलर ब्लाइंडनेस, जिसको ये कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम होगी ना, कलर ब्लाइंडनेस कि जिसको ये प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल नहीं बता सकता कि इसके अंदर क्या लिखा है। अगर कलर्स थोड़े से डार्क होंगे तो फिर भी इसको थोड़ा सा अंदाजा है कि क्या बन रहा है, तो ये इस तरीके से कुछ 6 बन रहा है ना। और जिसको प्रॉब्लम नहीं है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, वो यहीं पर टेस्ट कर लो क्लास में। जिसको ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर कौन सा नंबर है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, उसकी आंखें एकदम सही है। और जिसको इसमें भी दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कौन सा नंबर है, तो उसकी आंखें बहुत बढ़िया हैं, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें जितने भी ग्रीन कलर था वो सारा उड़ गया, ऑरेंज कलर भी सारा का सारा उड़ा हुआ है। तो इसके अंदर इसका फिर भी थोड़ा सा अंदाजा वो बता सकता है कि ये 6 है। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता कलर ब्लाइंडनेस वाला इंसान कि इसके अंदर कौन सा नंबर है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा कलर ब्लाइंडनेस से, तो कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है कौन सी सेल से होता है, तो कौन सेल से होता है, कौन सी सेल से होता है, कौन सेल से। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर किसके अंदर इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, तो विबग्योर को याद रखना, आर से सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और ऐसे करते 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 यहाँ पर कम हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पर कैसा हो जाता है, यहाँ पर बहुत कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक। तो ब्लू में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और रेड में सबसे ज्यादा होता है। रेड और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सारे कलर उड़ जाते हैं एक तरीके से, जैसे ना धूप में अगर आप रेड कलर की शर्ट उड़ा रख दो और वो पूरी तरह अगर उड़ जाए, बिल्कुल फीकी पड़ जाए, बस वैसा ही है कलर ब्लाइंडनेस। वो तो खैर फिर भी रेड वाला तो पूरी तरह नहीं उड़ सकता, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया, दिखाया आपको, ये कलर बिल्कुल उड़ गए हैं ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, बस ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ऐसी ही इमेज आपके सामने बन जाएगी जो कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। कौन से क्रोमोसोम्स, तो याद रखना एक्स क्रोमोसोम्स। कौन से क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स, दोनों में हो सकता है। तो एलोट्रॉप हुआ कि ऑटोट्रॉप हुआ, एलोट्रॉप हुआ कि ऑटोट्रॉप हुआ, 22 पेयर्स हैं और एक्स पेयर्स में दिक्कत आ रही है, तो कौन सा हुआ, तो कलर ब्लाइंडनेस, मेल फीमेल दोनों में हो रही है, तो COLOUR, कलर, BLIND, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम कौन से क्रोमोसोम्स में हुई, तो याद रखना ऑटोसोम्स में हुई। कौन से में हुई, ऑटोसोम्स में हुई, ठीक है ना। किसमें हुई, तो ऑटोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स, ठीक है। बस यही पॉइंट्स आपको याद रखना है, मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 पॉइंट्स भी नहीं है। कौन सेल्स किसमें ज्यादा है किसमें कम, वो तो आप इस विबियोर से याद रखोगे। एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो उनमें म्यूटेशन हो जाता है, ऑटोसोम्स वाले जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर होता है। मेल में होता है कि फीमेल में होता है, तो याद रखना मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में ना के बराबर होता है। इसकी जो कैरेज मानी जाती है कि किसके कारण होता है, तो बोलते हैं कि फीमेल्स के कारण होता है ना, बट ऐसा, ठीक है। इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं किसके अंदर, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। ये पहली बीमारी थी हमारी
किसकी? आनुवांशिक रोग की। ठीक, जो हमारी डन। ठीक, यहाँ पर टिक करते रहेंगे जो जो बीमारी हमारी होती रहेगी। कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्या है हमारी? नेक्स्ट है हमारी हीमोफीलिया। नेक्स्ट बीमारी क्या है? हीमोफीलिया। नेक्स्ट बीमारी है हीमोफीलिया। नेक्स्ट बीमारी है हमारी हीमोफीलिया। ठीक, हीमोफीलिया क्या बीमारी है? देखो, हमने ब्लड में पढ़ा था हीमोफीलिया काफ़ी अच्छे से कि हीमोफीलिया क्या डिजीज़ है। तो याद रखना ये एक रॉयल डिजीज़ है। हमने पढ़ा था ये कैसी डिजीज़ है? तो ये एक रॉयल डिजीज़ है। ठीक है, ये एक रॉयल डिजीज़ है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये बीमारी एक रॉयल फैमिली में हुई थी। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, आपने नाम सुना होगा, क्वीन विक्टोरिया नाम की एक क्वीन विक्टोरिया थी जिनको सबसे पहले बीमारी होती है, और ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज बोला गया क्योंकि सबसे पहले बीमारी इन्हीं को हुई थी। है ना, इन्हीं के ही उस घर में हुई थी ये बीमारी, इन्हीं को हुई थी सबसे पहले बीमारी, तो इसीलिए इन्हीं की फैमिली से इनको रॉयल डिजीज बोल दिया गया। ठीक है, ये क्या है? एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज है यानी कि एक से दूसरे में हो सकती है, हो सकती है ना, होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है भाई ये पूरी बीमारी। इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है प्लेटलेट्स बनना ही बंद हो जाती हैं, प्लेटलेट्स नहीं बनती, ये लिख लो आप, प्लेटलेट्स नहीं बनती। इसमें क्या होता है? तो जी प्लेटलेट्स नहीं बनती। प्लेटलेट्स क्या होता है? तो ये होती हैं एक तरीके की ब्लड सेल्स, मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्या है? एक रक्त कोशिकाएं हैं या फिर रक्त कणिकाएं हैं, हाँ या ना? मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना? तो ये क्या करती हैं? प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं। जिनके अंदर ये बीमारी होती है ना हीमोफीलिया, उनके अंदर प्लेटलेट्स बनती ही नहीं है, प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाती हैं। ठीक है, या बनती भी हैं तो बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर इनके अंदर प्लेटलेट्स बनती हैं। ठीक है, अब देखो, ना के बराबर प्लेटलेट्स बनती हैं, अगर नहीं बनेंगी तो एक्चुअली प्लेटलेट्स बन भी रही हैं तो क्या हो रहा है इस प्लेटलेट से? है ना, सोचने वाली बात है। मैं बोल तो रही हूँ कि प्लेटलेट्स नहीं बनती है, नहीं बनती है तो क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स, तो जो ब्लड सेल प्लेटलेट्स का काम है वो नहीं होगा। अब इसका वर्क क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग कराना। इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड की क्लोटिंग कराना। ब्लड क्लोटिंग क्या हो गया? ब्लड क्लोटिंग को हिंदी में बोला जाता है रुधिर का थक्का। रुधिर का थक्का जमना, यानी कि देखो, यानी कि क्या मतलब हुआ इस बात का? हमें कहीं चोट लग जाती है ना, तो थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, उसके बाद वो ब्लड जम जाता है उस एरिया पर, है ना। जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है तो बाहर निकलने से क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो हिपैरिन है ना, वो क्या होता है? एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है। मैंने आपको बताया था हिपैरिन क्या होता है? एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड बॉडी के बाहर आएगा, कहीं चोट लगेगी, तो वो क्या काम करता है? वो ब्लड क्लोट कराना शुरू कर देता है बॉडी के अंदर, वो एज अ एंटी क्लॉटिंग का काम करता है। लेकिन जैसे ही बॉडी खून चोट लगती है और खून निकलता है तो फटाफट से क्या काम होता है? प्लेटलेट्स काम करती हैं, ब्लड का क्लॉट जमाना शुरू कर देती है। फिर वहां पे आपने कोनी बचपन में देखा होगा, कोनी घुटने फूटे रहते थे, है ना, घिसड़ गए, गिर गए, चोट लग गई, है ना, भागते भागते गिर गए, कोनी फूट गई और खून निकल गया। थोड़ी देर बाद वहां पे वो पपड़ी सी जम जाती थी और 1-2 दिन तक उससे उसमें लगे ही रहते थे, है ना, थोड़ी थोड़ी छुटाते रहते थे और 2-3 दिन में वो एकदम से छूट जाती थी। तो वो जो पपड़ी सी जिसमें हम 2-3 दिन लगे रहते थे ना चोट में, वही होती है प्लेटलेट्स का काम, है ना, खून जमा देती है। अगर वो नहीं जमती तो आप खुद सोचो, खून निकलता ही रहता, निकलता ही रहता,
निकलता रहता है कि नहीं निकलता रहता है ना। तो इस प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो ब्लड क्लोटिंग कराना होता है। वो प्लेटलेट्स काम करती हैं हमारी ब्लड सेल्स की जो होती हैं, इसी वजह से वो पपड़ी जम जाती है, ठीक है, और खून रुकना बंद हो जाता है। ऐसे ही जिसके ये बीमारी हो गई हीमोफीलिया, उसके अंदर ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नहीं बनेगी। प्लेटलेट्स नहीं बनेगी तो भाई ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। बाय चांस ऐसे इंसान को चोट लग जाए, गहरी चोट लग जाए, तो ऐसे इंसान के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, खून बहेगा, बहता चला जाएगा, और ऐसे इंसान की डेथ निश्चित है, जब ब्लड रुकेगा ही नहीं तो, है ना। बॉडी के अंदर ब्लड रुकना बहुत जरूरी है, और ऐसा इंसान को अगर चोट वोट लग गई और अगर ब्लड निकल रहा है तो उसको रोकना बड़ा भारी पड़ जाएगा। ऐसे इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पर जब बात आई है ब्लड क्लोटिंग की, यहाँ पर बात आई है ब्लड क्लोटिंग की, तो ब्लड क्लोटिंग में कौन कौन सी चीजें जरूरी बताई थी। एक मैंने विटामिन बताया था, कौन सा, विटामिन के, और कौन सा मिनरल, कैल्शियम मिनरल। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स मैंने आपको बताए थे, है ना, कुछ प्रोटीन्स, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन, ये सारे के सारे प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है किसमें, ब्लड क्लोटिंग में। सारे मिलकर क्लोटिंग कराते हैं, ठीक है। और ब्लड की कौन सी सेल होती हैं जो काम ये करती हैं, वो होती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। इतना ही हमें हीमोफीलिया के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर है, हमारा हीमोफीलिया भी हो गया डन, हमारा हीमोफीलिया भी हो गया डन। अब बात करते हैं क्लाइनफिल्टर में, चारों के चारों सिंड्रोम, ये चारों के चारों सिंड्रोम हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, क्लाइनफिल्टर, टर्नर, डाउन और पटाउ, ठीक है। तो हम एक साथ दो सिंड्रोम्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक। और यहाँ पर दूसरा वाला इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। क्लियर है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम एक साथ पढ़ते हैं दोनों को। क्यों पढ़ रहे हैं एक साथ, देखो क्योंकि दोनों हैं तो दोनों अलग अलग बीमारियां। क्लाइनफिल्टर जो होती है ये मेल्स में होने वाली प्रॉब्लम है। किस में होने वाली प्रॉब्लम है, मेल्स में होने वाली प्रॉब्लम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होने वाली प्रॉब्लम है। किस में होने वाली प्रॉब्लम है भाई, फीमेल में होने वाली प्रॉब्लम है। क्लाइनफिल्टर के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, कौन से वाले क्रोमोसोम्स इफेक्ट हो जाते हैं, तो याद रखना ऑटोसोम या एलोसोम, तो याद रखना एलोसोम, एलोसोम वाले जो क्या है क्रोमोसोम्स हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, देखो एलोसोम के अंदर एक तो होते हैं आपके 42 पेयर, टोटल कितने हो गए 42 क्रोमोसोम्स हो गए, साथ में एक एक्स और वाई, है ना, 42 43 42 नहीं होते इसको अब 44, टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 44 होते हैं, और एक पेयर हो गया कौन सा, एक्स और वाई, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 46, ठीक है भाई 46 ही तो होते हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई फिर इसमें, प्रॉब्लम हुई क्या, इसके अंदर एक एक्स वाला क्रोमोसोम्स और आकर जुड़ जाता है, एक एक्स वाला क्रोमोसोम्स और आकर जुड़ जाता है, तो ये 46 की जगह कितने बन जाते हैं, 47 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 46 की जगह 47 हो जाते हैं। 47 क्या है, तो ये है आपके टोटल क्रोमोसोम, टोटल कितने क्रोमोसोम है ये 47, तो याद रखना 47 क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कौन कितने होते हैं, तो 47 होते हैं। नॉर्मली 46 होते हैं, 46 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बीमारी पड़ रहे हैं, बीमारी पड़ रहे हैं तो कोई ना कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत आ गई, 46 क्रोमोसोम्स की जगह 47 एक क्रोमोसोम आके जुड़ गया, और कौन सा वाला क्रोमोसोम आके जुड़ा है, तो एक्स वाला। वाई वाला भी तो जुड़ सकता था, एक्स वाई तो ऑलरेडी है, एक एक्स वाला एक्स्ट्रा आकर जुड़ गया, है ना, तो कितने हो गए 47 हो गए। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या आता है, यहां पर भी एलोसोम
क्रोमोसोम जो होते हैं कितने होते हैं भाई, सेम 44 होते हैं, है ना। और एक कौन सा होता है, एक होता है एक्स और एक वाई। टोटल कितने हो गए, 46 हो गए। टोटल कितने हो गए, 46 हो गए। यहाँ क्या आफत का मतलब है यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, यहाँ पर ये वाला जो एक्स वाला क्रोमोसोम है ये हट जाता है, ये क्या हो जाता है, ये हट जाता है। तो टोटल कितने बन गए भाई, 46 में तो एक हट गया, 45। तो इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, क्रोमोसोम्स, है ना। टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 45। यहाँ पर टोटल कितने क्रोमोसोम्स है, 47। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो वही है क्वेश्चन का ध्यान रखना, कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं और कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, कितने क्रोमोसोम्स थे, कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, कौन सा वाला जुड़ जाता है कौन सा। इसमें 46 की जगह 45 हो गए हैं, एक क्रोमोसोम हट गया है, एक हटा है तो कौन सा वाला हटा है, एक्स वाला हटा है कि वाई वाला हटा है, तो याद रखना एक्स वाला हट जाता है ना, एक्स वाला क्रोमोसोम हट जाता है। अब और क्या होता है, देखो इसके अंदर जो होता है, मेल के अंदर, मेल में ये प्रॉब्लम होती है, एक्स वाला एक क्रोमोसोम आकर जुड़ गया, तो इसके अंदर मेल के अंदर, मेल में फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर्स फीमेल्स वाले आप देखते हैं, है ना। वो क्यों होते हैं, तो वो एक्स क्रोमोसोम जुड़ने की वजह से हो जाते हैं। ऐसे मेल्स में, ऐसे मेल्स में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आपने सुना होगा नपुंसकता। ऐसे मेल्स में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो नपुंसकता जिसको बोला जाता है वो बीमारी हो जाती है, यानी कि रिप्रोडक्शन क्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है इनके अंदर, नपुंसकता जो मेल में होती है, ठीक है। फीमेल में क्या हो जाता है, तो ऐसे फीमेल्स में, ऐसे फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है इसका डेवलप नहीं हो पाता, ओवरी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। और जब ओवरी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती तो कौन सी बीमारी हो जाती है, बांझपन, स्ट्राइल करके जिसको बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है स्ट्राइल करके। बांझ वाली जो प्रॉब्लम होती है लड़कियों के अंदर, फीमेल के अंदर जो प्रॉब्लम हो जाती है वो होती है बांझ। किसकी वजह से, वो होता है आपका टर्नर सिंड्रोम की वजह से। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से आपसे यही वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखो प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर, कुछ मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं, है ना, जिनको ट्रांसजेंडर बोला जाता है। और कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं, है ना। जैसे इसके अंदर मेल वाले कैरेक्टर, जैसे लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो बहुत भारी हो जाती है, जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, ठीक है। आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है। कुछ लड़कियों की चाल, है ना, कहते हैं लड़कियों की चाल अलग है, लड़कों की चाल अलग होती है। कुछ लड़कियों की चाल में वैसे कैरेक्टर्स आते हैं जैसे मेल वाली चाल होती है। तो थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स आ जाते हैं गर्ल्स के अंदर, बॉयज़ वाले, और इसके अंदर गर्ल्स वाले। मेल्स में होने वाला सिंड्रोम क्लाइन सिंड्रोम, फीमेल्स में होने वाला टर्नर सिंड्रोम। कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो 47 हो जाते हैं। कौन सा एक जुड़ जाता है, एक्स वाला जुड़ जाता है। कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। कौन सा वाला एक चला जाता है, एक्स वाला एक चला जाता है, ठीक। मेल्स में फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, इस फीमेल में मेल्स वाले थोड़े से कैरेक्टर आ जाते हैं। लड़कियों में बांझपन वाली जो प्रॉब्लम होती है वो इस सिंड्रोम के कारण होती है, क्योंकि इसके अंदर जो ओवरीज होती है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती। और मेल्स के अंदर नपुंसकता वाली जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है, ठीक है। तो दोनों सिंड्रोम्स आपने पढ़ लिए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। अब आप क्रोमोसोम कौन सा वाला टाइप है क्रोमोसोम का, एलोसोम के ऑटोसोम, तो एलोसोम। क्यों, क्योंकि भाई ये जो सेक्स पेयर होता है एक्स और वाई, उनको लेकर प्रॉब्लम हो रही है, उन वाले क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसीलिए एलोसोम वाले क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो रही है, ऑटोसोम वाले में नहीं हो रही है। क्लियर है। अब चलते हैं अपने आगे के दो सिंड्रोम्स में।
ठीक है, अपने आगे के दो सिंड्रोम से कौन कौन से, पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले तो पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम कौन से वाले क्रोमोसोम में ये प्रॉब्लम होती है, तो याद रखना ऑटोसोम। ये भी ऑटोसोम में होती है और ये भी ऑटोसोम में, यानी कि जो 22 पेयर होते हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम होती है, इनमें भी और इसमें भी। ठीक है, ऑटोसोम जो 22 पेयर्स होते हैं, सारे के सारे एक्स 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 करके होते हैं ना, वो उन सब के अंदर वो जो सारे पेयर्स होते हैं ना 22 के 22 पेयर्स, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। 22 पेयर्स में कोई भी पेयर हो सकता है जो खराब हो रहा है, लेकिन इसमें कौन सा पेयर है और इसमें कौन सा पेयर है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। लेकिन कौन सा होता है तो याद रखना ऑटोसोम। अगर 22 पेयर है, 23वां पेयर होता तो क्लाइन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम हो गया था, है ना। लेकिन उसके अलावा उस वाले पेयर को छोड़कर और भी तो बहुत सारे पेयर हैं, उनमें प्रॉब्लम हो रही है। तो उनमें कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं, पटाउ सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, है ना, कैट सिंड्रोम होता है, वो भी होता है एक। ठीक है, तो ऑटोसोम इसके अंदर क्या होता है, ये मेल और फीमेल किसी में भी हो सकता है, मेल और फीमेल किसी में भी हो सकता है। सेम, मेल और फीमेल किसी में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हमें देखना है, ऊपर वाले दोनों पॉइंट तो सेम ही है ना। यहाँ से डिफरेंस क्या है, तो याद रखना 22 के जो 13th पेयर होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। जो 13वां पेयर होता है ना वो बन नहीं पाता। ठीक है, 13वां पेयर जो होता है ना उसमें एक एक्स्ट्रा सिंड्रोम आकर जुड़ जाता है। ठीक है, 13 में एक और आके जुड़ गया तो टोटल कितने हो गए, 47 क्रोमोसोम्स हो गए। क्लियर है, 47 हो गए। इसके अंदर 21st पेयर जो होता है उसके अंदर एक सिंड्रोम आकर जुड़ जाता है, क्रोमोसोम आकर जुड़ जाता है। तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 47। इसमें भी टोटल 47 क्रोमोसोम्स में, इसमें भी टोटल 47 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 13th पेयर हो गया और यहाँ पर 21st पेयर हो गया। ठीक है, इनको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है ट्राइसोमी। इसको बोला जाता है ट्राइसोमी ऑफ 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर क्या है, 21st है तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ट्वेंटी फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये 21वें पेयर को खराब कर देता है, उसमें एक आके जुड़ जाता है, 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक, प्रॉब्लम क्या हो जाती है भाई, ये भी तो है ना, प्रॉब्लम क्या हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनका अपर लिप में हल्का सा कट होता है ना, ऐसे बच्चे जिनका अपर लिप हल्का सा कट होता है ना, वो पटाउ सिंड्रोम के अंदर आते हैं। सबसे मेन जो इसका एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चों का जो अपर वाला लिप कट जाता है ना, वो किस वजह से होता है, तो वो पटाउ सिंड्रोम की वजह से होता है। ऊपर का लिप कटा हुआ होता है हल्का सा। ठीक है, और इसके अंदर जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो बच्चों की इसके अंदर जो बच्चे होते हैं ना, थोड़ा फिजिकली डिसऑर्डर होता है, उसके अंदर फिजिकली इरेगुलर होते हैं, फिजिकली इरेगुलर बॉडी शेप होती है इनकी। इनकी जो बॉडी शेप होती है ना वो थोड़ी सी फिजिकली इरेगुलर होती है। फिजिकली इरेगुलर की मतलब देखने में अजीब से होते हैं। ठीक है, देखने में क्या होते हैं, अजीब से होते हैं। साथ में इसको मंद बुद्धि लोग भी बोला जाता है, मंद बुद्धि। कुछ बच्चे ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल बचपन से ही थोड़े मेंटल रिटायर्ड होते हैं, है ना, थोड़ी जिनको मेंटली प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चे, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, तो उनके अंदर डाउन सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर देखो ये क्या है, ये एक बच्चा है, इस बच्चे का आप देख रहे हो अपर होठ, ऊपर वाला जो होठ है वो कैसा है, हल्का सा कटा हुआ है ना,
नॉर्मली जो लिप्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लिप है वो उसका कैसा है, वो ऊपर का है ही नहीं, हल्का सा बिल्कुल कटा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, ऊपर वाला ये लिप है ही नहीं, है ना, ऊपर वाला लिप ही नहीं है, गायब है, ठीक है ना, देख रहे हो कटा हुआ है। तो ये होता है पटाओ सिंड्रोम के अंदर, ठीक है, ये होता है पटाओ सिंड्रोम के अंदर। और जो उसके अंदर होता है, किसमें आ गया, डाउन सिंड्रोम के अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से देखने में कैसा होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, है ना, एक कम बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि लोग, जिसके अंदर जो बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं कि मतलब थोड़ा सा मेंटली कोई प्रॉब्लम है, समथिंग ऐसा। और कुछ उनकी बॉडी शेप भी रेगुलर होती है, जैसे नॉर्मली बच्चे की होती है ना, ऐसी बॉडी शेप नहीं होती, थोड़ी सी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पटाओ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, क्लियर है। होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से अनुवांशिक डिजीज हैं जो हमने पढ़ी हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, थैंक यू।